सलमा डैम से लेकर संसद भवन तक भारत की दी गई मदद और निवेश के तहत तालिबान दबाव में आ गया और पाकिस्तान को छोड़ भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तालिबान राज में अब भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट्स बुलेट रफ्तार से दौड़ेंगे और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच का रास्ता खुल गया है। जब बाकी दुनिया अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर भाग रही थी, तब भारत वहां डटा रहा। आज वही तालिबान जो कभी भारत का विरोधी माना जाता था, पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आखिर पर्दे के पीछे यह कौन सा खेल चल रहा है? भारत ने बिना एक गोली चलाए काबुल की सत्ता पर ऐसा नियंत्रण बना लिया कि तालिबान भी उसके इशारों पर चलने को मजबूर है। यह कहानी है भारत के विशाल निवेश की, उन बांधों, सड़कों और इमारतों की जो केवल कंक्रीट नहीं बल्कि अफगानिस्तान की धड़कन है। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया को लगा कि भारत का अफगानिस्तान चैप्टर खत्म। सबने कहा कि भारत के 3 अरब डॉलर पानी में डूब गए। पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। चीन खुश हुआ कि अब अफगानिस्तान में उसका राज चलेगा, लेकिन वे भूल गए कि यह 2025 का नया भारत है जो शतरंज की बसात बिछाता है और चाले 50 साल आगे की सोच कर चलता है। तालिबान को सत्ता तो मिल गई, लेकिन उन्हें जल्द ही यह कड़वी सच्चाई समझ में आई कि देश बंदूक से जीता जा सकता है, लेकिन चलाया नहीं। देश चलाने के लिए बिजली, पानी, सड़कें, अस्पताल और पैसा चाहिए, और यह सब पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान को कौन दे रहा था? सिर्फ भारत। तालिबान ने जब मुड़ा और देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके देश की लाइफलाइन, उनकी धमनियां भारत के हाथ में है। आज हम उन 9 महाप्रस की कहानी देखेंगे जिन्होंने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया और तालिबान को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। यह वही 9 चाबियां हैं जो आज काबुल का ताला खोलती हैं। एक है सलमा डैम, जिसे अब आधिकारिक तौर पर अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। यह सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सूखे और बंजर हेरात प्रांत में जिंदगी की गारंटी है। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां भारत ने अपनी इंजीनियरिंग का चमत्कार खड़ा कर दिया। 2006 में जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, तब यह दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता था। यहाँ काम करना किसी मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। इस बांध को बनाने में भारत ने करीब 1700 करोड़ खर्च किए। यह बांध 42 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो हेरात शहर और आसपास के हजारों गांवों को रोशन करती है। ये वही जमीन है जो सदियों से बंजर थी और आज यहाँ फसलें लहलहा रही हैं। 2016 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो अफगानिस्तान के लोग जश्न मनाने लगे थे, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब तालिबान ने हेरात पर कब्जा किया। उनकी नजर इस बांध पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस विशालकाय बांध को चलाना और मेंटेन करना उनके बस की बात नहीं है। इसके टरबाइन, सिस्टम और टेक्नोलॉजी सब भारतीय हैं। इसे चलाने के लिए भारतीय इंजीनियर्स की जरूरत है। तालिबान ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आज स्थिति यह है कि तालिबान खुद भारत से गुजारिश कर रहा है कि वह अपने इंजीनियर्स भेजकर इस बांध को पहले की तरह चलाएं। वह इस बांध की सुरक्षा की पूरी गारंटी भी दे रहे हैं। तालिबान जानता है कि अगर सलमा डैम बंद हो गया तो हेरात में बगावत हो जाएगी, लोग भूख प्यास से परेशान हो जाएंगे। यह बांध अब भारत के हाथ में एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिससे हेरात की किस्मत जुड़ी हुई है। यही भारत की दोस्ती का सबूत है, जिसे तालिबान चाहकर भी मिटा नहीं सकता। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े प्रतीक की, जो काबुल के सीने पर भारत की छाप है, अफगान संसद भवन। यह इमारत केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र का मंदिर है। भारत ने अपने दोस्त अफगान लोगों को एक तोहफा दिया, अफगान संसद भवन। करीब 90 मिलियन डॉलर यानी 700 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी यह भव्य इमारत काबुल की शान बन गई थी। इसे भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक ने डिजाइन और बनाया था। 2015 में जब इसे अफगानिस्तान को सौंपा गया तो यह भारत अफगान दोस्ती की मिसाल बन गई। लेकिन 2021 में जब तालिबान आया, दुनिया ने सोचा कि वह इस लोकतांत्रिक प्रतीक को तबाह कर देंगे। शुरुआत में उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और तोड़फोड़ की खबरें भी आईं, लेकिन कहानी जल्द ही पलटी। तालिबान को शासन चलाने के लिए एक हेडक्वार्टर चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी बड़ी बैठकों को कर सके, दुनिया के डेलीगेट्स से मिल सके। पूरे काबुल में इस भारतीय संसद भवन से बेहतर सुरक्षित और आधुनिक कोई इमारत नहीं थी। आज विडंबना देखिए, जिस तालिबान ने लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, वही आज भारत के बनाए लोकतंत्र के मंदिर में
में बैठकर अपना शासन चला रहा है। यह इमारत उसकी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र बन गई है। तालिबान को पता है कि यह भवन भारत की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसका रखरखाव, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सब टॉप क्लास है और इसे बनाए रखने के लिए भारतीय विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती रहती है। यह इमारत तालिबान को हर रोज याद दिलाती है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, भारत जमीन पर काम करके दिखाता है। यही वह आईना है जिसमें तालिबान को हर रोज भारत का एहसान दिखाई देता है। यह है भारत का दूसरा रणनीतिक दांव जिसने तालिबान को मजबूर किया कि वह भारत की इज्जत करे। अब बात करते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की, जरंज देले राम हाईवे, जिसे रूट 606 भी कहा जाता है। अगर सलमा डैम और संसद भवन भारत के सॉफ्ट पावर के प्रतीक हैं, तो यह हाईवे भारत की रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा सबूत है। यह लगभग 218 किलोमीटर लंबी सड़क अफगानिस्तान के तपते रेगिस्तान और बंजर पहाड़ों को चीरती हुई गुजरती है। यह हाईवे ईरान के बॉर्डर पर बसे जरन शहर को अफगानिस्तान के देलेराम शहर से जोड़ता है, जो काबुल कंधार हाईवे का एक मुख्य जंक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इस खतरनाक और वीरान इलाके में अरबों रुपए क्यों फूंके। यही है भारत का चाणक्य दिमाग। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में भारत की रणनीतिक पकड़, सुरक्षा और भरोसे का मार्ग है। ये सड़क उस बड़े विजन का हिस्सा थी जिसे हम चाबहार प्रोजेक्ट कहते हैं। आइडिया सिंपल था, पाकिस्तान के रास्ते को पूरी तरह बाईपास करके सीधे चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक पहुंच बनानी। जरंज देलेराम हाईवे उसी जमीनी कड़ियों में से एक था जो चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान की मुख्य भूमि से जोड़ता। प्लान यह था कि माल पहले चाबहार पोर्ट पर उतरेगा, वहां से ईरान के जरंज बॉर्डर तक जाएगा और फिर इस हाईवे के जरिए पूरे अफगानिस्तान और आगे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक पहुंचेगा, यानी ग्वादर और CPEC को सीधे रिस्पांस देना। कई लोग जान गंवाने के बावजूद काम रुका नहीं। भारत ने इस रूट को बनवाने में हर जोखिम उठाया। अब वही हाईवे तालिबान के कब्जे में है, मगर यही उनका गले की हड्डी भी बन गया है। तालिबान का कारोबार चलाने के लिए भरोसेमंद वैकल्पिक मार्ग कम है और चाबहार रूट उनके लिए एकमात्र ऐसा रास्ता बनकर रह गया है जो ईरान और भारत से कनेक्ट करता है। अगर चाबहार का कनेक्शन कट गया तो अफगानिस्तान की ट्रेड लाइफलाइन धंस जाएगी और वे फिर पूरी तरह कराची पोर्ट पर निर्भर हो जाएंगे। वही हालत जिसकी वे कोई बार फिर इच्छा नहीं रखेंगे। इसलिए आज इसी हाईवे से भारत गेहूं और दवाइयां भेज रहा है और तालिबान खुद इस मार्ग की सुरक्षा पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि 218 किलोमीटर का ये स्टील कंक्रीट का ग्रिड भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन गया है। मूल बात यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भरोसा बनाओ, सड़क पोर्ट लॉजिस्टिक्स से वैकल्पिक रूट खोलो और बिना फोर्स के ही विरोधियों की चालें बिगाड़ दो। यही भारत की साइलेंट स्ट्रेटजी है। आज तालिबान खुद भारत से कह रहा है कि चाबहार रूट को पूरी तरह चालू करो। इसी रूट से भारत ने तालिबान राज में भी हजारों टन गेहूं और दवाइयां अफगानिस्तान भेजी हैं। अब बात करते हैं उस महा प्रोजेक्ट की जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकता है, तापी TAPI पाइपलाइन। TAPI यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये लगभग 11,014 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गैस भंडारों से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत के फाजिल्का तक जाएगी। यह प्रोजेक्ट दशकों तक सिर्फ कागजों पर था, क्योंकि अफगानिस्तान की अस्थिरता ने इसे हमेशा रोक रखा था। भारत को यह गैस बेहद जरूरी है क्योंकि यह सस्ती और क्लीन एनर्जी है। पाकिस्तान को भी इसकी जरूरत है, लेकिन पाइपलाइन अफगानिस्तान के बिना मुमकिन नहीं। अब जब तालिबान सत्ता में आया, कहानी में नया मोड़ आया। देश चलाने के लिए तालिबान को बहुत पैसा चाहिए। तापी पाइपलाइन से अफगानिस्तान को हर साल अरबों रुपए ट्रांजिट फीस के तौर पर मिलेंगे, यानी देश से गुजरने के लिए किराया। यह तालिबान के लिए खजाने जैसा है। इसलिए सत्ता में आते ही तालिबान ने ऐलान किया कि वह पाइपलाइन को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है और सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। अब खेल देखिए, सबसे बड़ा निवेशक और खिलाड़ी भारत है। अगर भारत ने हाथ खींचा तो पाइपलाइन कभी नहीं बनेगी। तालिबान अच्छी तरह जानता है कि भारत की शर्तों को मानकर ही उसे फायदा मिलेगा। पाकिस्तान भी इस जाल में फंसा है। उसे गैस चाहिए, लेकिन भारत के बिना यह मुमकिन नहीं। तापी पाइपलाइन आज उस सुनहरे जाल की तरह है जिसमें तालिबान और पाकिस्तान दोनों फंसे हैं और डोर भारत के हाथ में है। भारत इस पोजीशन में है कि वह तालिबान को इस प्रोजेक्ट के बदले अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकता है। यही है भारत की दूरगामी कूटनीति।
दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कला। छठा पिलर है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अफगानिस्तान का बिजली ग्रिड। आज के जमाने में बिना बिजली के एक पत्ता भी नहीं हिलता। न कोई फैक्ट्री चलती है, न अस्पताल, न ऑफिस। अफगानिस्तान अपनी ज्यादातर बिजली पड़ोसी देशों जैसे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से खरीदता रहा है, लेकिन उस बिजली को काबुल तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क की जरूरत थी। और यह काम किसने किया? भारत ने उत्तरी अफगानिस्तान के पुल खुमरी से लेकर राजधानी काबुल तक लगभग 202 किलोमीटर लंबी 220 किलोवोल्ट डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। यह कोई मामूली लाइन नहीं थी। यह लाइन हिंदू कुश के बर्फीले और खतरनाक पहाड़ों को चीरती हुई काबुल तक पहुंची। इस एक लाइन ने राजधानी की बिजली की समस्या का बड़ा समाधान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने पूरे अफगानिस्तान में सैकड़ों सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम किया। आज यह पूरा बिजली का ग्रिड तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन उनके पास न तो वही इंजीनियर्स हैं और न ही टेक्नोलॉजी जो इस जटिल ग्रिड की मेंटेनेंस कर सके। तालिबान जानता है कि अगर यह ग्रिड बंद हुआ तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा, और अगर राजधानी अंधेरे में डूबी तो बगावत होना तय है। इसलिए तालिबान आज भारत से लगातार संपर्क में है कि अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स भेजकर इस ग्रिड को चालू रखने में मदद करें। यह बिजली की लाइनें अब सिर्फ तार नहीं है, यह काबुल की धड़कन की लाइफलाइन है और उनका कंट्रोल भारत के हाथ में है। सातवां पिलर है शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान। यह वह निवेश है जिसने भारत को सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आम लोगों के दिलों से जोड़ा। भारत ने हमेशा माना है कि एक देश केवल सड़कों और बांधों से नहीं बनता, बल्कि बनता है पढ़े लिखे और स्वस्थ नागरिकों से। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान की आने वाली पीढ़ियों पर निवेश किया। काबुल में हबीबिया हाई स्कूल का पुनर्निर्माण किया गया, जो अफगानिस्तान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। यहाँ पढ़कर कई बड़े अफगान नेता और अफसर निकले। भारत ने इस स्कूल को नई आधुनिक इमारत दी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आठवां पॉइंट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की दुनिया में बिना कम्युनिकेशन कोई पल भी नहीं टिक सकता। 2001 से पहले अफगानिस्तान लगभग पूरी तरह कट ऑफ था। वहाँ का टेलीफोन सिस्टम दशकों पुराना और लगभग बेकार था। भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सरकारी कंपनियों जैसे TCIL, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने अफगानिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया। भारत ने काबुल, मज़ार शरीफ, हिरात जैसे बड़े शहरों में पुराने एक्सचेंज हटा दिए और उनकी जगह नए डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई। आज जब आप अफगानिस्तान में मोबाइल फोन की घंटियां सुनते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी भारत ने ही बनाई थी। तालिबान अब सत्ता में है, लेकिन उसे अपने गवर्नरों से बात करनी है, सेना को निर्देश देने हैं और दुनिया से संपर्क बनाए रखना है। यह सब वही भारतीय टेक्नोलॉजी के दम पर हो रहा है। 9वां पॉइंट, छोटे विकास प्रोजेक्ट्स। यह वो काम है जो हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन सीधे आम आदमी की जिंदगी बदलते हैं। भारत ने सिर्फ बड़े शहरों या बड़े बांधों पर पैसा नहीं लगाया। भारत ने लगभग 400 से 500 छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी परियोजनाएं पूरी की। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भारत के बनाए पुल, स्कूल और क्लिनिक उनके अपने लोगों के काम आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर भी तालिबान भारत के प्रति नरम रवैया रखता है। ये 500 छोटे प्रोजेक्ट्स पूरे अफगानिस्तान में भारत के लिए गुडविल एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने भरोसा और सम्मान की नींव रखी है।